नमस्कार सभी को, सभी नमस्कार। दोस्तों को, भाइयों बहनों को नमस्कार। आज का विषय बहुत सीरियस है, लेकिन हम उसको कुछ लाइटली लेंगे क्योंकि जीवन वैसे ही बड़ा सीरियस है आजकल। तो आज का विषय है फ्रीडम ऑफ प्रेस, मिथ वर्सेस रियलिटी। तो इसमें आज मेरे साथ 3 दिग्गज हैं पत्रकार जगत के। पहले सबसे सीनियर भाऊ तोरसेकर, इनको तो शायद ही कोई है जो नहीं जानता। मराठी के अंदर तो इनका गजब का होल्ड है। इनके यूट्यूब जो इन्होंने कुछ समय पहले शुरू की थी, उसके 2,40,000 सब्सक्राइबर हैं। इनका जो कॉलम है फेसबुक का, उसके 75 लाख रीडर हैं। और अभी भाऊ के अगर बैकग्राउंड में जाऊं तो आर्किटेक्चर के ग्रेजुएट हैं और 1969 से ये जर्नलिस्ट हैं। आचार्य अत्रे, लेजेंडरी मराठी पत्रकार, उनके दैनिक मराठा में से शुरू हुए, उसके बाद भूमिपुत्र, मराठी ब्लिट्स, सकाळ, शिवसेना मार्मिक के एडिटर, विवेक साप्ताहिक के एडिटर, चित्रलेखा, यानी लेफ्ट से लेकर राइट तक कोई ऐसा डायमेंशन नहीं है जिसमें भाऊ ने पत्रकारिता नहीं की है। और आखिरी इनका था आपला वार्ताहर, पुण्य नगरी वगैरह वगैरह। तो मैंने पहले ही बता दिया फेसबुक और इनका प्रतिपक्ष का। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे जबरदस्त पकड़ है। सौरभ शाह नेक्स्ट, ये गुजराती के बहुत जाने माने पत्रकार और लेखक हैं, संपादक, स्तंभकार, समाचार विश्लेषक, उपन्यासकार और लाइफ कोच, ऐसे कई इन्होंने काम किए हैं। इनकी सबसे फेमस बुक है अयोध्या थी गोधरा। 1992 से 2002 वामपंथी मीडिया ने जो कुछ मोदी जी के विरुद्ध किया, कुप्रचार किया, उसका पर्दाफाश करता हुआ ये बुक है। और 2003 में इनको वैद्य गुरुदत्त सम्मान अटल जी के हाथों से मिला था। इंडियन एक्सप्रेस, समकालीन और सबसे ज्यादा बिकने वाला गुजराती समाचार पत्र गुजरात समाचार, इसको काम किया है। मुंबई समाचार में जो सबसे पुराना दैनिक है मुंबई का, गुजराती का, 1822, उसमें स्तंभकार और लेखक रह चुके हैं। उनका गुड मॉर्निंग नाम का कॉलम खुद चलता था। संदेश में 2 कॉलम लिखते हैं। संदेश का टोटल कंबाइंड रीडरशिप 2017 के हिसाब से 1 करोड़ है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है महाराज, जो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। इस पर फिल्म बनने की बात चल रही है। और फिलॉसफी के ऊपर और जीवन जीने की कला के ऊपर भी किताबें लिख चुके हैं। और तीसरे हमारे साथ अरुण आनंद जी, दिल्ली के जाने माने पत्रकार, लेखक, कॉलमनिस्ट, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मेंबर रह चुके हैं, संपादक पद और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर द स्टेट्समैन, दैनिक जागरण, मिड डे, IANS, टीवी टुडे, इन सब में रह चुके हैं। और नो अबाउट RSS और सेफ्रन सर्च, ये इनकी 2 किताबें हैं। इन्होंने ओबामा द ऑडेसिटी ऑफ होप, इस किताब का ट्रांसलेशन किया है। और आजकल द प्रिंट में कंसल्टिंग कहेंगे आनंद जी, कंसल्टिंग, वहां पर कॉलमनिस्ट है जी, कंट्रीब्यूटिंग एडिटर। कंट्रीब्यूटिंग एडिटर है। तो एक संघ वाला, एक पूरी लेफ्ट पत्रिका के अंदर भी कंट्रीब्यूटिंग एडिटर है, और शायद उसके सर्कुलेशन में बहुत सहायता करता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आज का विषय शुरू करेंगे। विषय ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस मैंने सबसे पहले सुना था 1975 इमरजेंसी के समय, जब रामनाथ गोयनका जी के इंडियन एक्सप्रेस को बंद करने के भरपूर प्रयत्न हुए, उनकी प्रेस सील की गई और वो बिल्कुल माने नहीं, जिद पे ठने रहे कि क्या कर लोगे, वापस लौटा देके मुझे राजस्थान भेज दोगे और क्या करोगे। तो ऐसे पत्रकार, उसके पहले यहाँ कुछ जानते होंगे, भाऊ को याद होगा, मुझे तो अभी पूरा याद नहीं रहा, मैं दिया याद कर रहा था। शायद बीजी वर्गीस को नेहरू जी के प्रेशर में हिंदुस्तान टाइम्स से निकाला गया था, क्योंकि फिरोज गांधी के बारे में कुछ वो लिखते थे जो नेहरू जी को पसंद नहीं आया था। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस और बड़े बड़े लिबरल, इनकी कहानियां यहाँ से शुरू होती हैं। तो मैं भाव से शुरू करूंगा कि महाराष्ट्र में फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी क्या। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में कितना भी खराब कोविड हुआ तो बेस्ट चीफ मिनिस्टर हमारे चीफ मिनिस्टर। दिल्ली में कितना भी कोविड खराब हुआ तो अरविंद केजरीवाल से अच्छे हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं। गुजरात के अंदर कितना भी अच्छा काम हुआ तो भी गुजरात की गवर्नमेंट तो थर्ड क्लास है, पूरा अपोजिशन। यूपी में जितना मर्जी होगी काम कर ले, लेकिन उन्होंने तो कुछ काम नहीं किया। तो ये जो एक अपने अपने तरीके से फ्रीडम का उपयोग करना, ऐसा क्या होता है कि कहीं पर तो पत्रकार बोलता ही नहीं, वो पता नहीं वो सत्य की खोज में कहाँ निकल जाता है, कहीं पर वो असत्य की खोज में निकलता है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम का जो है, सत्य या झूठ, महाराष्ट्र के बारे में कुछ आप बता सकते हैं भाऊ तुरसेकर? नहीं, मैं महाराष्ट्र के बारे में नहीं, पूरे देश के बारे में बोलूंगा, क्योंकि आजकल हम फ्रीडम ऑफ प्रेस इसको मानते हैं कि भाई गले में जिसने पट्टा लटकाया है
उसका फ्रीडम ऑफ प्रेस होता है। यानी वो अगर हमको परमिशन दे दे भाई इस पर भोंको, उस पर भोंको, तो भोंकेंगे, बस उतना फ्रीडम ऑफ प्रेस है। हमारे मराठी के लोकसत्ता के एडिटर गिरीश कुबेर 4-5 साल पहले उन्होंने पूरा एडिटोरियल पीछे लिया था। असंत ने मदर तेरेसा को संत डिक्लेयर कर दिया, उस पर उन्होंने लिखा था, और 2 दिन बाद वो पूरा एडिटोरियल, मेरा ख्याल है पूरे देश में पहली बार हो गए, वो एडिटोरियल पीछे ले लिया। और वो तो सबसे बड़े आज के लड़ाकू है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। तो आप समझ सकते हो कि मालिक कमर में लात मारता है तो पीछे हट जाओ, उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलते। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमको है। अभी जो हम यूट्यूब पर बोल रहे हैं या ब्लॉग पर लिख रहे हैं, वो दैट इज रियल, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको रोकने वाला टोकने वाला कोई है नहीं। मैं 50 साल के बाद आज एक्चुअली फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जो और कहीं भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। नहीं तो हर पेपर का एक एजेंडा होता है। दूसरी बात एक है कि आज की तारीख में कोई ओनर एडिटर नहीं बचा है। शायद अर्णब गोस्वामी ये नई जनरेशन का एडिटर ओनर है, नहीं तो ओनर एडिटर होता है। यानी ओनर है इसलिए एडिटर है, एडिटर है इसलिए ओनर नहीं। मैं जहां से जर्नलिज्म हमने शुरू किया, आचार्य अत्रे, तो वो संयुक्त महाराष्ट्र समिति का आंदोलन चल रहा था, तो लोगों ने उनको डिमांड की, उनका एक वीकली था नवयुग, कि आप शुरू कीजिए डेली, क्योंकि ये सब आज भी जिसको क्रोनिक कैपिटल बोलते हैं, उसको उस वक्त कैपिटलिस्ट जर्नलिज्म बोलते थे। यानी महाराष्ट्र नहीं था, लोकसत था, फ्री प्रेस जर्नल का नवशक्ति था, वो तो महाराष्ट्र के खिलाफ लिखते थे मराठी होकर। और जन्मभूमि का एक मराठी पेपर था लोकमान्य, तो उसके एडिटर ने महाराष्ट्र की साइड से लिखा, तो मैनेजमेंट में उनको वार्न किया कि ये नहीं चलेगा। वो बोले नहीं, मैं एडिटर हूँ और मेरा राइट है। तो एक उन्होंने रिजाइन किया, फिर भी 1 महीना नोटिस पीरियड में वो पॉलिसी के खिलाफ लिखते रहे और पूरा पेपर बंद हो गया। लेकिन वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। आज किसके पास है मुझे बोलो। एक राष्ट्रपति भवन से खत आया तो राजदीप सरदेसाई का मुंह 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है, तो वही रोज हमको बोलता है कि ऑनेस्टली बोलो, ऑनेस्टली बोलो। एक कोई उर्दू शायर थे, उनकी लाइन याद आती है मुझे कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। तो ये जर्नलिज्म हो गया, उसको आजकल फ्रीडम ऑफ प्रेस बोलते हैं। कौन सबसे ज्यादा और जोर शोर से झूठ बोलेगा, तो मैं इसको फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं मानता। फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हम अभी जो कर रहे हैं एक्सपीरियंस, दिस इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। आपको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं, और इसी को लोग सम्मान देते। अगर 3 अप्रैल से लेकर आज तक यानी 14.5 महीने में अगर मुझे 2,40,000 से ज्यादा यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन मिल रहे, मेरे पास कोई विजुअल नहीं है, मैं अकेला खड़ा रहता, बैठता हूँ, कैमरा ऑन करता हूँ, बकवास करता हूँ, लोग सुन लेते हैं, लोग सुन लेते हैं। 7 करोड़ से आज ही शायद 7 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि 6 करोड़ 99 लाख आज हो गए मेरे। आज शाम तक 7 करोड़ पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब 950 वीडियो है, और एक आदमी बोलता है जिसमें कोई दूसरा विजुअल नहीं है, जो दिखने में भी अच्छा नहीं, एक बूढ़ा खप्पड़ आदमी है, फिर भी लोग सुनते हैं। मुझे अजीब लगता है, अजीब लगता है। और 2-3 लोग हैं कि जिनके साथ मैं हिंदी वीडियो करता हूँ, मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं, लेकिन वो भी लोग सुनते और मुझे कहते प्रतिपक्ष में भी हिंदी शुरू करो। सोच जब मराठी में है तो हिंदी में एक्सप्रेस करना थोड़ी तकलीफ होती है, बात वो नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें आपको समझ में आता है कि लोगों को क्या चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है। कि 32 पैसे में एक चैनल दिखाई देता है हमको, लेकिन वो छोड़कर अगर लोग YouTube देख रहे हैं स्मार्टफोन पर,
तो उसको डेटा खर्चा करना पड़ता है, वो पैसा देता है उसका, हमको सुन रहा है तो पैसा देता है। वो 40 पेज का पेपर क्यों नहीं लेता, 24/7 चैनल क्यों नहीं देखता? उसका मतलब क्या है कि उसको जो समझता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो आज यूट्यूब ने दिया है। बढ़िया। तो अभी इसके ऊपर आगे अभी सौरभ भाई आपका भी कुछ एक्सपीरियंस होगा, आपको कई न्यूज़पेपर छोड़ने पड़े, आपको कई कॉलम छोड़ने पड़े क्योंकि आप सत्य से समझौता नहीं कर रहे थे, आपको मोदी जी का पक्ष लेने के लिए जर्नलिज्म से लगभग बायकॉट किया गया, तो आप ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की मिथ्या को या सच को क्या मानते हो? रतन जी, पहले तो मैं भाव से बिल्कुल सहमत हूँ कि अब डिजिटल मीडिया में, माने यूट्यूब पर या फेसबुक पर या ट्विटर पर हमें जो जितनी फ्रीडम मिलती है वो प्रिंट मीडिया में कभी नहीं मिलती थी। हाँ, हालांकि उनके एल्गोरिदम में जब भी हिंदूवाद का कुछ ना कुछ आता है तो हम अब पीछे छुट जाते हैं। भाव तौर से अगर ल्यूटेंस मीडिया वाले होते तो आज 2 लाख के बजाय 20 लाख उनके सब्सक्राइबर रहते थे, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ अलग है। लेकिन मैं पूरी तरह से भाव से सहमत हूं कि अभी मुझे जो फ्रीडम मिल रही है, मैं भी अभी डिजिटल मीडिया में हूं, तो उतनी फ्रीडम कभी भी नहीं थी। आपने आरएनजी की बात की, रामनाथ गोयनका की, वहां से मैं शुरुआत करूंगा रतन जी। रामनाथ जी ने आपको शायद पता नहीं होगा, अंडर द प्रेशर फ्रॉम इंदिरा गांधी, खुशवंत सिंह को इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर बनाने का मन बना लिया था। और खुशवंत सिंह से बात भी, खुशवंत सिंह तो चमचे थे कांग्रेस के, आप सबको पता है, तो खुशवंत सिंह को न्योता दे दिया था, बात भी हो गई थी। लेकिन कुलदीप नायर ने जब जनवरी 1977 में ये स्कूप दिया कि अभी इलेक्शन की बातें हो रही है और इलेक्शन आने वाले हैं, तो वो स्कूप पढ़कर रामनाथ जी ने गाली देकर, जो हम यहाँ पर नहीं दे सकते, लेकिन रामनाथ जी आप जानते हैं, मैंने तो उनके पेपर में काम भी किया है, तो गाली देकर कुलदीप को कहा कि वो उसको ब्ला ब्ला ब्ला, खुशवंत सिंह को जाके बोलो तेरी कुछ जरूरत नहीं है हमें। और मैं बताऊं, मैं जब आई हैव वर्क विद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप्स न्यूज़पेपर समकालीन, उसका गुजराती न्यूज़पेपर था, तो 1983 में मुझे हसमुख गांधी, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार थे, तो उन्होंने मददनीश तंत्रीदर की हैसियत से मुझे लिया था। मैं आपको बताऊं, 10 साल बाद मैंने कुछ साल समकालीन में काम किया, बाद में मैं फ्रीलांसिंग भी करता था। तो 92 में 6 दिसंबर में क्या हुआ कि उस दिन मैं तो फ्रीलांसर था, कॉलमनिस्ट था, तो उस दिन सुबह से मैं वहां पर था समकालीन में, और जो भी घटना हुई 6 दिसंबर की, तो हमने टीवी पे देखी, टेलीप्रिंटर पे आई थी, स्टाफ में कोई आता नहीं था, तो मैं तो स्टाफ में था ही नहीं, लेकिन बाकी के सब नहीं आते, तो मैंने कहा कि चलो मैं ट्रांसलेशन करने को बैठ जाता हूँ। मैं बैठ गया, तो रात को मोड़ी रात, देर रात से मैंने न्यूज़पेपर जब फर्स्ट कॉपी आई, तब सुबह में हम लोग निकले चर्च गेट से और दादर उतरे, दादर से बाकी सब पेपर्स लिए वगैरह। सब पेपर्स में बाबरी को मस्जिद कहा गया था। हमने समकालीन में बाबरी को मस्जिद नहीं कहा था, क्योंकि हसमुख गांधी बहुत ही बड़े पत्रकार थे, बहुत ही अच्छे पत्रकार थे। पूरी 7 तारीख को मैंने ये सब पढ़ा वगैरह। 8 तारीख को मैंने एक स्ट्रॉन्ग आर्टिकल लिखा मेरी कॉलम के लिए, और सोचा कि मैं खुद ही देने को जाऊं, किसी के साथ मैं नहीं भेजता हूं। तो मैं गया और मैंने बहुत ही कंडेम किया था जो सेक्युलर मीडिया था। उस वक्त सेक्युलर शब्द बहुत प्रचलित नहीं था, तो मेरा गुजराती में हेडिंग था कि कोनु जनून વધારે खतरनाक, कोमवादनु के सेक्युलरिज्म। हाँ, तो मैंने हसमुख गांधी को आर्टिकल दिया। आर्टिकल पढ़े बिना हसमुख गांधी ने बेल दबाई, कंपोज में डाल दो, टाइप सेटिंग में डाल दो। मैंने कहा सर प्लीज आप ये आर्टिकल पढ़ लीजिए, बहुत ही स्ट्रांग है, कल जाके ये सब लोग यहाँ पर धरना पर बैठ जाएंगे सेक्युलर लोग, तो मेहरबानी करके आप पढ़ जाइए।
तो उन्होंने एक पेज पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा और भेज दिया, और वो जो लिखते थे वो मुझे बताया, ये देखो मैं क्या लिख रहा हूँ। तो मैंने पढ़ा, तो मेरे और उनके व्यूज, माने मुझसे तो काफी सीनियर थे और बहुत ही स्ट्रांग उन्होंने लिखा था। तो उनका एडिटोरियल आया 9 दिसंबर को, मेरा अंदर में कॉलम में आया। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मुझे फ्रीडम ऑफ प्रेस ये मिल रहा था जब हमारे एडिटर ऐसे थे। कट टू गुड मॉर्निंग की मैंने मुंबई समाचार में 2 सीजन की, 95 से 99 तक, और बाद में 2012 से 2017 करीब। तो पहली सीजन में मुझे कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन दूसरी सीजन में सब माहौल बदल गया था, क्या नहीं पता। तो मेरी एक सीरीज चल रही थी, RVS मणि साहब की जो किताब है हिंदू टेररिज्म मिथ है, उसके बारे में। तो मैं मणि सर को मिला भी था और काफी सारी बात भी हुई थी। तो मैं वो किताब में से ये कह रहा था कि ये कैसे कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह ने ये सब पूरा किया, हिंदू टेररिज्म का मामला बनाया वगैरह वगैरह। तो 1-2 हफ्ते चले, फिर मुझसे कहा गया कि भाई ये नहीं, ये आप छोड़ दो। हाँ, ये कब था कि जब मोदी का चुनाव होने वाला था 2019 की अप्रैल के पहले, माने मार्च या कुछ होगा, तो ये आप बंद कर दो। मैंने कहा ये किताब में पढ़ा हुआ है, किताब पे किसी की आपत्ति नहीं है, मैं किताब को हर वक्त कोट भी करता हूँ, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है। काफी बहस हुई, मुंबई समाचार के मालिक को जाके मिला, उन्हें कहा कि भाई हाँ मैं कुछ सुलह करवाता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फाइनली आई डिसाइडेड कि बहुत हो गया, क्योंकि ये सेकंड सीजन में कुछ भी, अगर मैंने आपका क्रिटिसिज्म करने वाला मैं शायद सबसे पहला पत्रकार हूँ आपका, जब आप थी भी नहीं। हाँ, केजरीवाल का, अन्ना का, कि अन्ना एक तकवादी आदमी है, केजरीवाल के लिए भी मैंने बहुत ये लिखा है, और आपके बारे में तो काफी लिखा है। तो जब भी मैं कुछ आपके बारे में लिखूं तो मुझ पर वो क्रिटिसिज्म आ जाती थी। जब भी कुछ, माने ऐसा काफी बार हुआ। और खुद का कॉलमनिस्ट है मुंबई समाचार का, और इतना पॉपुलर है कॉलम। हाँ, तो एक भी पत्र प्रशंसा के नहीं छपते थे, जब भी छपते थे मेरी हार्डकोर टिका के छपते थे, बहुत ही क्रिटिसिज्म। हाँ, वाचकों का पत्र जो रीडर्स में आता, मैं कुछ नहीं बोलता था, ठीक है उनका प्रॉब्लम है। तो ये सेम मैं हूं। हाँ, लेकिन जब एडिटर्स बदल जाते हैं, न्यूज़पेपर्स बदल जाते हैं, तो क्या होता है। मैं ये कहना चाहता हूं रतन जी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है। हमारे जैसे कॉलमनिस्ट को या पत्रकार जो न्यूज़पेपर में काम करते हैं, उनको उतनी ही फ्रीडम मिलती है जितनी फ्रीडम उनके एडिटर देते हैं। अच्छा, अभी दूसरा मैं कहता हूं, तो एडिटर को कौन देता है फ्रीडम, मैं आपको बताता हूँ। यस, एग्जैक्टली, वही सवाल कि एडिटर को उनके मालिक फ्रीडम देते हैं। मैं 2000 की साल के आसपास मैं मिड डे में था, गुजराती मिड डे में, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि इंग्लिश मिड डे कौन एडिट कर रहा था, आकार पटेल, जाने वाले। तो लेकिन मैं चारों ओर से ये इन प्रकार के लोगों से घिरा हुआ था। एक तरफ तो इनकलाब तो था ही उनका उर्दू पेपर, दूसरी तरफ ये आकार थे, तीसरी तरफ हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर करके बच्ची करकरिया थी। हाँ, तो वो पूरे माहौल में मैं एक अकेला था जो मैं अपना गढ़ संभाल के रखता था। तो 27 फरवरी के बाद मैंने एकदम हार्ड हिटिंग आर्टिकल लिखा, एडिटोरियल लिखा, साइन एडिटोरियल, फ्रंट पेज पे पूरी 2 कॉलम, उसका अनुसंधान लास्ट पेज पे 2 कॉलम, इतना बड़ा आर्टिकल लिखा और काफी सराहा गया रीडर्स में, यहाँ पे वहां पे। और जो सेक्युलर लोग थे, वो महानगर वाले थे, साजिद रशीद वो हिंदी का महानगर हैंडल कर रहा था, निखिल वागड़े वगैरह का। तो काफी क्रिटिसिज्म हुई उनके, वो रजा अकेडमी ने काफी ये बताया। और मेरे ऑफिस में, माने मिड डे मैनेजमेंट में तहलका मच गया। साम दाम दंड भेद, माने बहुत ही बड़ी कहानी है वो, तो कुछ भी करो। अच्छा, मुझे निकाल नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि मैं सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी।
मिड डे जो पहले 3 साल चला था जब मैं नहीं था, तो उतना खराब हुआ था, एकदम भारी भरकम खोट हो गई थी, उनका लॉसेस बढ़ता जाता था और पेपर बंद होने वाला था। तब वो मुझे लेके आए, मेरे आने से पेपर की क्रेडिबिलिटी एकदम बड़ी, एडवर्टीजमेंट्स काफी आने लगी और पेपर काफी पॉपुलर हो गया। तो वो मुझे निकाल नहीं सकते थे। फिर मुझ पर दबाव डाला गया, ये करो वो करो, इतने है वगैरह है। मैंने कहा कि देखो, अच्छा वो आपने जो कहा कि वो 1 महीने का जो पीरियड था उसमें भी वो लोकमान्य में जो एडिटर ने लिखा, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये तो एडिटोरियल मेरा था ही, और मुझे मालूम था कि इसका अंजाम क्या आने वाला है, क्योंकि मैं तो कुछ माने उनकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी क्या आगे है बढ़ते हैं, अभी आगे अरुण जी को बुलाते हैं। आपको अगर जल्दी कुछ पूरा करना तो कर सकते हैं विषय। हाँ नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जर्नलिस्ट को मिलती है, वो या तो एडिटर से मिलती है, एडिटर को ओनर से मिलती है, या आइडियोलॉजिकल फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी जिस आइडियोलॉजी को एडिटर या उसका मालिक चाहता है उसके हिसाब से आपकी फ्रीडम है। तो अरुण जी, आप तो इंग्लिश पेपर्स में काम कर चुके हैं, इसमें ऐसा ही पेपर है जो नॉन लेफ्ट स्टांस वाला पेपर था, और टीवी में भी काम कर चुके हैं, तो आपका अनुभव क्या है? यानी आप मानते हैं कि आपको आज़ादी है, या वो ओनर की आज़ादी है, या एडिटर की आज़ादी है? क्योंकि जैसे भाऊ ने कहा कि किसी ज़माने में एडिटर ही पेपर चलाता था, वही मालिक होता था, बाद में कमर्शियल वेंचर बन गया। टीवी का भी ऐसे हुआ। तो जैसे उन्होंने कहा अर्नब एक एक्सेप्शन है, वरना ये तो ऐसा ही है कि अभी तो कमर्शियल वेंचर है। इसके अंदर भी ये सारी जो मिथ्या या सही चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मेरा एक तो जो व्यक्तिगत अनुभव है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। शायद मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ। मैंने जब समझ लीजिए अर्ली 90s में जो है जब जर्नलिज्म की शुरुआत की थी, तो मैंने एक तो फॉर्चुनेटली मैंने हिंदी और अंग्रेजी में 10-12 साल दोनों में काम किया। 10 साल के करीब हिंदी में, 10 साल के करीब अंग्रेजी में। तो दोनों का थोड़ा सा अंदाज़ा जो है वो रहा, और मेन स्ट्रीम पेपर्स में काम किया। देखिए, दो उसके पहलू हैं। पहली चीज़ ये मुझे ये लगता है कि अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट जर्नलिज्म करते हैं तो आप अपनी बात भी कह सकते हैं। आपको यू नीड नॉट नेसेसरली बी ए बुल इन द चाइना शॉप। और थोड़ा सा कई बार ये बात, जब हम अर्ली 90s में जर्नलिज्म में आए थे, तो जैसे सौरभ जी ने भी कहा और भाव जो है उन्होंने भी कहा, तो उस समय एक लेफ्ट का डोमिनेशन पूरा आइडियोलॉजिकली था वहाँ पर न्यूज़ रूम्स में। मैं दिल्ली के जो वो है उसकी बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट टेलीविजन में भी जो है वो जब 2000 में शुरुआत हुई, तो मैं जब हेडलाइंस टुडे, जो आज इंडिया टुडे इंग्लिश है, मैं उसके लॉन्च के समय भी था वहाँ, और तो लेफ्ट का डोमिनेशन था। मेरे जो एडिटर्स रहे सारे ज़्यादातर वो लेफ्ट के बड़े ही झंडा बरदार थे। जैसे मेरे जो पहले एडिटर थे वो जॉन दयाल थे, मैं मिड डे इंग्लिश में वो था। जॉन दयाल एडिटर थे? जी, जॉन दयाल एडिटर थे। लेकिन मैं और सबको ये बात मालूम थी कि मेरी जो है वो वैचारिक जो है पृष्ठभूमि क्या है, और मैं हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो लेकिन मुझे सरप्राइजिंगली किसी ने भी जो है वो कोई इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन किया नहीं। और मैंने जो है मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा, फिर एक दूसरा होता है कि कई बार इंडस्ट्री जो ओनर्स होते हैं, जैसे आपने कहा, उनके प्रेशर्स जो होते हैं। तो ओनर्स में मैं IANS में एग्जीक्यूटिव एडिटर था, मैं आज तक में था, तो वहां से उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि मैं पहले IANS की इंग्लिश सर्विस में था। तो अनिल अंबानी जो हैं, उन्होंने प्राइवेट इक्विटी के थ्रू IANS को खरीद लिया था। ये बात है करीबन 2005-06 के आसपास की। तो मुझे उन्होंने हिंदी सर्विस के को रीलॉन्च करने के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर बुलाया। मैं 6 साल वहाँ एग्जीक्यूटिव एडिटर रहा, और उस समय एक वो भी दौर था जब दोनों भाइयों के बीच में थोड़ा सा वो टसल भी चल रहा था। और मीडिया में हम जानते हैं कि इधर से PTI से स्टोरी रिलीज होती थी, उधर से कोई और स्टोरी रिलीज होती थी। तो लेकिन सरप्राइजिंगली जो है, मुझे कभी भी जो है एज एन एडिटर ऊपर से ये नहीं आया कि ये स्टोरी लगा देना या वो स्टोरी लगा देना। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि मैं अपने आप ही स्टोरी लगा देता था वो वाली,
कि मुझे पता है कि ठीक है कि ओनर है, लेकिन एक बैलेंस करके एक व्यू पॉइंट दूसरे पक्ष का भी लेकर। तो मुझे लगता है अगर आप बैलेंस जर्नलिज्म करें तो आप जो है, और मैं ये जो एडिटोरियल वर्सेस मार्केटिंग की भी जो लड़ाई रहती है, मेरा मानना है कि अगर आप स्मार्ट जर्नलिज्म करते हैं तो यू कैन प्रोटेक्ट द बेसिक टेनेट्स ऑफ जर्नलिज्म आल्सो, एंड यू कैन एंश्योर दैट जो है यू गेट गुड रेवेन्यू आल्सो। जैसे सौरभ जी ने कहा कि जब वो अच्छा जर्नलिज्म वहां पर कर रहे थे तो जो उनका पेपर है वो एक फ्लैशलिंग पेपर से एक अच्छा पेपर हो गया था। तो ये तो बात हुई जो है उस, लेकिन एक इसकी फ्लिप साइड भी है जो मैं आज पीछे मुड़कर देखता हूँ और सब हुआ कि कुछ ऐसे बड़े पेपर्स थे जैसे जिनके की मुझे कभी कभी ये सरप्राइज होता था कि मेरे से जो जूनियर है जो खराब काम करते हैं उनको कैसे नौकरियां बड़ी तेजी से जो है बदल जाती हैं उनकी और प्रमोशंस हो जाते हैं, मेरे नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी फॉर्चुनेटली मैं आई बिकेम young editor at the age of around 33-34 without any godfather in the industry. I did not had even, मेरे पास जर्नलिज्म का कोई डिप्लोमा या डिग्री भी नहीं थी, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, मेरे परिवार में भी कोई जुड़ा नहीं हुआ पत्रकारिता से, पर मेरे लिए बहुत अच्छी जर्नी रही। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस वाली दूसरी जो बात मैं आपसे जो है वो ये कहना चाहता हूँ, एक्चुअली इसकी शुरुआत जो है वो इमरजेंसी से नहीं हुई है, इसकी शुरुआत तो 1951 में हो गई थी जब फर्स्ट अमेंडमेंट नेहरू लेकर आए थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग इंडियन एक्सप्रेस का नाम तो लेते हैं या स्टेट्समैन का नाम लेते हैं इमरजेंसी के दौरान जो है, पर जो ऑर्गेनाइजर ने उस समय लड़ाई लड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, नेहरू वर्सेस ऑर्गेनाइजर एक केस जो चला था, और उसकी डिटेल्स अवेलेबल है नेट पर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके कारण वो फर्स्ट अमेंडमेंट में उन्होंने, मलकानी जी शायद जेल में डाले गए थे। नहीं मलकानी जी तो वो इमरजेंसी में ही वाज द फर्स्ट प्रिजनर। हुआ नहीं, ये आई था एम टॉकिंग ऑफ जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया था उस समय ऑर्गेनाइजर में जब केस चला था, जी 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 जी, सीताराम गोयल जेल में गए। देखिए मेरे को वहां तक की जानकारी है, फर्स्ट अमेंडमेंट के आने के बाद क्या हुआ इसकी मुझे जानकारी नहीं। फर्स्ट अमेंडमेंट के पहले ये था कि, पर मलकानी जी पे केस चला था मेरा ख्याल जी है, जी, एडिटर हुआ ये वर्सेस। था कि इन्होंने एक सेंसर लगा, प्री सेंसरशिप ऑर्डर पास कर दिया था नेहरू गवर्नमेंट ने कि पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी खबर छपेगी तो उसे आप पहले सेंसर करवाइए। तो उसके खिलाफ जो ब्रिजभूषण जी थे और पब्लिशर और मलकानी जी एडिटर थे, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19 था उसके अंदर पब्लिक ऑर्डर नाम का शब्द नहीं था, तो उन्होंने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्या कहते हैं ऑर्डर है उसको इलीगल करार दे दिया। और उसके बाद नेहरू जो है ही गॉट सो फ्यूरियस कि उन्होंने जो है एक अमेंडमेंट लाकर पब्लिक ऑर्डर शब्द जो है इंट्रोड्यूस किया। 16 दिन तक पार्लियामेंट में बहस हुई। उस बहस में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिसको कह सकते हैं कि जो आप कहते हैं कि धुलाई की जो है कांग्रेस की और नेहरू की, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया वो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तरह जो है ना एकदम चलता था, और रिपोर्टिंग भी वैसे होती थी। तो एक त्रिपुर दमन सिंह है, उनकी बड़ी अच्छी किताब है 16 स्टॉर्मी डेज, उसके ऊपर। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उन्हें भी सजेस्ट करूंगा कि वो अगर जानना चाहते हैं इसके बारे में पढ़े। एक आखिरी चीज अपने अनुभव से मैं बता देता हूँ, मुझे ये लगता है कि जो एक अच्छा मॉडल है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंश्योर करता है और अच्छा जर्नलिज्म इंश्योर करता है वो है ट्रस्ट वाला मॉडल। क्योंकि मैंने स्टेट्समैन में काम किया है, तो स्टेट्समैन मुझे एक ऐसा अखबार लगा अपने पूरे उस दौरान काम करते हुए जिसमें मेरे को कहीं भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी तरीके का प्रेशर या किसी के खिलाफ लिखना है नहीं लिखना महसूस नहीं होता था, क्योंकि ट्रस्ट वाले जो हैं वो फायदे नुकसान उस पर नहीं चलते। तो ट्रिब्यून भी इसलिए कुछ समय तक बहुत अच्छा चलता रहा। वो बात अलग है कि अब ट्रस्ट में ही अगर ऐसे लोग घुस गए जो है या कुछ वो है, तो मुझे लगता है कि हमें ये ट्रस्ट वाला मॉडल जो है वो एक गारंटी है जो है इस चीज की काफी हद तक, अगर हम उसको इंटैक्ट रख सकें। और एक आखिरी चीज ये कि अदरवाइज प्रॉब्लम ये है कि जैसे न्यूयॉर्कर ने कुछ साल पहले टाइम्स ऑफ बेनेट कोलमैन पे एक 60 पेज की स्टोरी की थी। उसके अंदर विनीत जैन का एक फेमस कोट है। उन्होंने उससे पूछा कि आप मतलब न्यूज बिजनेस में, उसने बोला हु टोल्ड यू, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ न्यूज, वी आर इन द बिजनेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, न्यूज जस्ट यस, आई हैपेंस रिमेंबर, अराउंड। बहुत मशहूर हुआ था ये। हाँ, इज ऑन रिकॉर्ड। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली, ये ऐसी इट इज चीजें। ऑल्सो, आई रिमेम्बर करेक्टली, ऐसा भी कहा था कि संपादकों को बोला था ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है, संपादकों को पढ़ता नहीं है। उसके बाद संपादक की साइज और संपादक की साइज काट दी गई थी। भाऊ के जाने का एक खाली मैं पूछूंगा, आप जो कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या प्रेस ये बदली है या उसके जो मापदंड अलग है? हाँ अरुण जी, आपको पूछा मैंने कि ये जो
द प्रिंट का जो सबसे बड़ी एक है जिसमें आप हैं, इसके अलावा कई है। ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, जो डिजिटल मीडिया आया है, उसके अंदर कुछ इसमें फर्क पड़ा है ये सोच में कि वैसा ही है जैसा ये प्रिंट में था? देखिए, मैं वैसे प्रिंट के अलावा एक और सकाल में भी जो है मराठी में मेरा एक पाक्षिक कॉलम जो है वो पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, तो मुझे मैं जनरली एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करता हूँ। अभी जी। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया आगे जाके बड़ा हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ आजादी अधिक है कि और भी कम है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ये इवॉल्विंग है एक तो, दूसरी बात ये है कि अभी इसको क्लियर नहीं कहा जा सकता। दो तरीके के पब्लिकेशन डिजिटल में चल रहे हैं। देखिए, एक तो पहली ट्रैफिक की होड़ है, तो एक अनफॉर्चुनेटली ये भी हो रहा है, द मोर ब्रेजन यू गेट, ठीक है ना, द मोर ट्रैफिक यू विल गेट। इसलिए लोग आर्म चेयर स्टोरीज जो है वो उस पर बैठ के लिखते हैं, बहुत ही मतलब उसमें जो है मुझे लगता है कि दूसरी चीज ये है कि लेकिन लोगों को ये भी समझ में आने लगा है कि आपको दोनों पक्ष अगर आप रखेंगे तो ट्रैफिक आपको ज्यादा मिलेगा, और ये लो कॉस्ट मॉडल्स हैं, तो इसलिए ये इनके सर्वाइवल का चांस भी ज्यादा है। मुझे ये लगता है कि अभी ये इवॉल्विंग है, और इसमें खतरा ज्यादा है कि जो फेक न्यूज का, इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी अपने घर से जो है एक बेसिक 15-20 हजार रुपए लगा के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो खड़ा कर सकता है, और कई बार ऐसी खबरें भी वो आती हैं। तो फ्रीडम, ये सेल्फ रेगुलेशन का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ रतन जी, मुझे लगता है हमारे जर्नलिज्म के साथ एक बड़ा चैलेंज ये है कि हम मालिकों को, ब्रांड मैनेजर्स को, सरकारों को तो कोसते हैं बड़ा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम सेल्फ रेगुलेट नहीं करते हैं। देखिए, कोई भी है, लॉयर्स हैं तो उनकी बार काउंसिल है, आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। डॉक्टर्स के साथ भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ है, सबके साथ है इस तरीके से, ज्यादातर प्रोफेशनल्स के साथ। हमारे साथ ये है कि जो बॉडीज हैं वो बेसिकली दे आर विदाउट एनी टीथ, तो हमारे यहाँ कोई सेल्फ रेगुलेशन है ही नहीं। तो अनटिल एंड अनलेस हम अपना घर ठीक करें, वी सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, उसके बाद हमें जो है हम किसी को आरोप लगा सकते हैं कि चाहे वो मालिक हो या कुछ हो। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी जरूरत इस, और खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद जो है इस सेल्फ रेगुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाव, इन्होंने एक शब्द उपयोग किया, अरुण आनंद ने, बैलेंस जर्नलिज्म किया, तो आपकी फ्रीडम सेफ है, ऐसा एक शब्द उपयोग किया। ये बैलेंस जर्नलिज्म क्या, इसके बारे में जरा बताएंगे? बैलेंस जर्नलिज्म तो बैलेंस ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो जर्नलिज्म है ही नहीं। देखिए, आप तो संघ से संबंधित हो सब लोग, मैं तो नहीं हूँ। मैं सोशलिस्ट मूवमेंट से आया हुआ, ऐसा आप बोल सकते हो। आप बहुत सारे लोगों को आज भी पता नहीं है, लेकिन दलित पैंथर के जो संस्थापक थे उसमें मैं एक था। नामदेव ढसाल, राजा डाले, ये सब मेरे दोस्त थे। यानी उस एक बार ऐसे थे, एक समय ऐसा था कि रामदास अठोले हमारे लिए चाय लेके आते थे जब सिद्धार्थ विहार में हमारा अड्डा होता था। तो मैं उस बैकग्राउंड से, लेकिन मुझे जब पता चला कि भाई इनके साथ रहना है तो अपनी अकल तो लपेट कर रखनी पड़ेगी, ये जो गलत बोलेंगे हमको वही रिपीट करना है, तो मैंने बोला वो तो नहीं चलेगा। तो मैं मूवमेंट में भी था। निखिल वागड़े वगैरह तो पागल है, छोटा बच्चा है, उसको अकल नहीं, लेकिन उसने बिजनेस मॉडल क्यों बनाया कि लेफ्टिस्ट मूवमेंट मुंबई में थी, वो शिवसेना से दो हाथ नहीं कर सकती थी। तो बात होता है, मैं निखिल वागड़े का जो जर्नलिज्म है उस ढंग का, उसको इंटेलेक्चुअल पोर्नोग्राफी बोलता हूँ। देखिए, पोर्नोग्राफी कौन देखता है? या तो 12-13 साल के जो बच्चे होते उसके नीचे होते, उनको नया सेंसेशन आने लगता है, या तो बूढ़े एकदम हो गए, उनका शरीर कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए पोर्नोग्राफी होती। तो निखिल वागड़े, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, इनका जर्नलिज्म देखिए तो आपको पता चलेगा वो इंटेलेक्चुअल पोर्नोग्राफी है। लड़ तो नहीं सकते, लेकिन देखकर भी एंजॉय कर सकते, इमेजिन करके एंजॉय कर सकते। वो फिल्म का एक गाना में हमेशा मेरे व्याख्यान में, लेक्चर में देता हूँ। वो एक फिल्म का गाना है, वो लड़का बोलता है, किसी भी अच्छी वो दिखने में नई लड़की हो, फिर भी उसको भी लगता है मैं बिल्कुल ब्यूटीफुल हूँ, तो उसको किसी ने सुनाना चाहिए। तो वो हीरो फिल्म का, मेरा ख्याल फिरोज खान का या कोई फिल्म थी, उसमें
कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो बोलती फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है, और जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ये सब मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म, ल्यूटियन जर्नलिज्म आप जिसको बोलते हैं, वो उस ढंग का हो गया। उनको मालूम है वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी हो गए, सुरजेवाला हो गए, या यशवंत सिन्हा हो गए, बोलते फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। और इसमें सब चैनल, सब प्रिंट मीडिया, एस्टेब्लिश मीडिया जमीन दोस्त हो गया है। देखिए आप, ये 20 साल से वही बोल रहे हैं ना। हमने जब जर्नलिज्म में कदम रखा था, उस समय कम्युनिकेशन या कॉलेज वगैरह नहीं थे। मैं तो आर्किटेक्चर का स्टूडेंट था, उस मोमेंट में था। तो मराठा में वो लोग, अरे तू अच्छा लिखता है, तू पत्रकार क्यों नहीं होता? तो उन्होंने पत्रकार बना दिया मुझे। तो हमने उनसे कुछ सीखा। ये आज क्या हो गया है कि ये सब देखते हुए मैं अजीब लगता है मुझे, क्या हो गया ये जर्नलिज्म। हमको पढ़ाया गया था कि कुत्ता आदमी को काटता है तो ये न्यूज नहीं है, बिल्कुल न्यूज नहीं है। आदमी कुत्ते को काटेगा तो न्यूज होती है, बराबर है। ये तो जर्नलिज्म में माना गया। लेकिन आज का हम जर्नलिज्म देखें, आज का देखिए, अभी टीवी लगाइए, राहुल गांधी ने मोदी को लताड़ा। अरे पिछले 7 साल से वही है, कुत्ता काटता है, कुत्ता काटता है। कहाँ बची मुझे बोलिए ना। लोग क्यों देखेंगे, लोग क्यों देखेंगे? मुझे कहिए, अभी मैं परसों रतन शारदा जी के साथ बात कर रहा था। मुझे अजीब लगता है कि भैया, जो बच्चा आपके स्कूल में आया नहीं, आपके कॉलेज में आया नहीं, यूनिवर्सिटी में जिसने एडमिशन लिया नहीं, जिसने आपकी परीक्षा भी नहीं दी है, आप रोज उसका रिजल्ट डिक्लेयर करते, ये तो फेल हो गया। पिछले 20 साल से मोदी फेल हो रहा है और वो तो बोलता है मैंने आपकी परीक्षा ही नहीं दी है। तो ये न्यूज कौन सुनेगा मुझे बताइए, और फिर उसका एनालिसिस करते। तो इसलिए आपने जो बोला सौरभ जी ने, तो मेरी भी ये बात हो गई। 2013 की बात है, जनवरी से लेकर, यानी गुजरात असेंबली चुनाव खत्म हुआ था, तीसरी बार मोदी जीते थे। तो मैं पुण्य नगरी नाम के पेपर में एक कॉलम लिखता था, उलट तपासनी, क्रॉस एग्जामिनेशन। वो बहुत बड़ा जोरों शोरों से चल रहा था, और उनकी तो हर डिस्ट्रिक्ट में एडिशन थी, बहुत भारी चल रहा था। लेकिन उन पर इतना प्रेशर, तो मैंने उस समय, यानी बीजेपी ने मोदी को उम्मीदवार बनाने से पहले 6-7 महीने मैंने लिखा था, अगर इसको आप प्राइम मिनिस्टरशिप का उम्मीदवार बना दो तो ये मोदी बीजेपी को मेजोरिटी में ला सकता है। तो जनवरी से लेकर मार्च तक मैंने 27 आर्टिकल लिखे थे। उन पर इतना प्रेशर लाया गया पॉलिटिकली कि मैंने बोला, देखिए मेरा फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है, उससे आपका पेपर चलने वाला नहीं है, तो मेरा कॉलम बंद कर दो। मैं नहीं बोला, लेकिन मैं जो लिखता हूं उसमें कुछ बदल नहीं होगा। उन्होंने बंद कर दिया। जुलाई में मोदी जी को जब कैंडिडेट बनाया गया, उसके बाद एक पब्लिशर मेरे पास आ गए, बोले इसका आपका जो सीरियल था जनवरी से मार्च था, उसका किताब बनाएंगे। वो मोदी का ये किताब लिखा मैंने, उसके लिए एक नया आर्टिकल लिख के दे दिया। लेकिन वो बहुत चल गया। तो वही बंद करना, इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस मॉडल ऐसा बन गया है कि भाई जर्नलिज्म से पैसा नहीं आएगा, कहीं से भी पैसा लाओ। और जो रेसिडेंट एडिटर अपॉइंट किया जाता है उसको भी, अभी आपको एक बात बता दूं, मेरा ख्याल है कुमार केतकर जाने के बाद महाराष्ट्र टाइम्स में जाने वाले थे, और महाराष्ट्र टाइम्स में नया एडिटर अपॉइंट करना था। उसकी एडवर्टाइज मेरे पास शायद उसका क्लिपिंग अभी भी रखा हुआ है। उसकी टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइज आई थी कि हमको महाराष्ट्र टाइम्स का एडिटर अपॉइंट करना है, तो उसकी पात्रता क्या चाहिए? तो उसमें लिखा था उसको कम से कम 10 साल सेल्स और मार्केटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। क्या बात करते हैं? नहीं हो तो चलेगा। ये टाइम्स में आई हुई एडवर्टाइज बता रहा हूं। तो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की क्या बात कर रहे हो?
किसके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्या है? तो अभी भाव में लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, सभी इसका छोटा छोटा उत्तर देंगे। अभी आजकल ऐसा देखेंगे सर्वे के हिसाब से और लोगों की जानकारी से लोगों की विश्वसनीयता उठ गई है। जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे लोगों का विश्वास उठ गया है। ये विश्वास अगर दोबारा रखना है या विश्वास दोबारा जगाना है, ये जिम्मेदारी भी किसकी है? और अगर ये विश्वसनीयता नहीं है तो ये केवल कमर्शियल वेंचर है, जैसे आपने कहा सेल्स मार्केटिंग है, तो फिर इसको इतने ऊंचे स्थान पर बिठा के और इसको ये परम सत्य, चौथा खंभा लोकतंत्र का वगैरह वगैरह, फिर ये कैसे होगा? तो विश्वसनीयता ही नहीं रही है। जो आम व्यक्ति का मानना है वो मसाले की तरह देखता है। टीवी अगर आज देखता है तो सीरियल की तरह देखता है कि आज क्या नया हो गया, कल क्या नया हो गया। और जब वो, जैसे वो, मैं इसको कहा करता हूँ, जब ब्लड स्पोर्ट होता है बैल को मारने का स्पेन में, ऐसा कई बार बहस होती है कि आज किसकी लताड़ होने वाली, किसकी आज छुट्टी होने वाली है। तो इस हालत में विश्वसनीयता अगर रखनी है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो आप जैसे बता रहे हैं, लोगों को जो ध्यान में आ रहा है, ये तो कुछ प्रेस, तो इसका कुछ विश्वसनीयता हमने खुद ने खत्म की है। तो इसको अगर दोबारा स्थापित करना है या करने की जरूरत भी है क्या, तो क्या करना पड़ेगा और कौन इसके लिए जिम्मेवार होगा? सभी छोटे छोटे में उत्तर देंगे तीनों। आप करिए भाव शुरू। नहीं, बिल्कुल, देखिए, विश्वासार्हता लोग तय कर रहे हैं। आज अगर मुझे 7 करोड़ तक व्यूज मिलते हैं तो यही विश्वासार्हता है। यानी किसी भी, कल मैंने हमारे मराठी के एक चैनल पर सूचना बार बार सुनी कि हमारा यूट्यूब चैनल भी देखो। अरे तुम्हारा पूरा चैनल है। क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारी विश्वासार्हता, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और अगर हम उन पर ही चर्चा करते रहे तो हमारी भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर हम ल्यूटियंस दिल्ली पर चर्चा करते बैठे, इनको कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। क्योंकि अभी एक बात हो गई कि कुछ चेहरे वो सामने आ जाते तो लोग चैनल बदलते कि लोगों को मालूम है तो झूठी बोलने वाला है। वो मराठी में बोलते हैं की अगर त्या ताड़ीच्या झाडाखाली बसून दूध प्यालास तरी लोक ताड़ी, यानी शराब की दुकान के बाहर बैठ के दूध पियो तो नहीं लोग सोचेंगे शराब पी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी क्रेडिबिलिटी ये हो गई। तो क्रेडिबिलिटी, हम अगर मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इसका मतलब सीधा है। अगर अर्नब को इतना रिस्पांस मिल रहा है तो इसका मतलब उसने कोई क्रेडिबिलिटी पैदा कर दी है। ये बिल्कुल सीधी बात है। तो हमको अगर कोशिश करनी है, लेकिन हम क्या चिल्लाते हैं, हमको क्या बोलते हो कि मोदी कुछ रोक रहा है। अरे मोदी कौन रोकने वाला है? आज बीएसएनएल का आपने देखा है कि हमने ओआईटी रखा था, 10-10 साल हमको फोन नहीं मिल रहा था। बराबर। अब मिल रहा है, कोई ले नहीं रहा है। क्यों? क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और सीधी बात दूसरी एक है कि ब्रांड वैल्यू होती है। हमारे पूना में क्या बोलते हैं वो चितलेची बाखरवड़ी, अगर वो कल जाके उधर कोई एमबीए करके अमेरिका से आया और बोला हमको बिजनेस बढ़ाना है तो हम बिरयानी बेचेंगे, तो साला कोई बिरयानी खाने वाला उधर आने वाला नहीं है। बोला ये पंडित है, ब्राह्मण है, ये क्या देगा? और जो बिरयानी बाखरवड़ी लेने वाले, वो भी मन में शक पैदा होगा कि इसमें भी कुछ डाल रहे हैं तो बाखरवड़ी भी नहीं लगे। यानी दोनों तरफ से खत्म हो जाए। मेन लाइन मीडिया की ये हालत हो गई। ना वो जर्नलिज्म बचा है, ना उनकी तटस्थता बची है, ना बैलेंस बचा है। बढ़िया। अरुण जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा एनेक्डोट बता देता हूँ, उसी से क्लैरिटी हो जाएगी। मैं स्टेट्समैन में था मैं उस समय, तो हमारे एडिटर थे शौविक चक्रवर्ती, एपॉलिटिकल थे क्योंकि उनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था। अभी वो आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स में है। तो शौविक चक्रवर्ती, तो एक दिन हमारी एडिटोरियल मीटिंग हो रही थी और उस समय बीजेपी कवर करते थे सुदेश वर्मा, जो अभी बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो पैनल में है। और कांग्रेस जो है, एक हमारे मित्र थे, वो मुस्लिम पत्रकार थे जो है भोपाल से आए थे, वो करते थे। तो रोज बहस होती थी, ब्रीफिंग, क्योंकि बैक टू बैक ब्रीफिंग होती थी, सब अपनी स्टोरी डिस्कस करते थे। तो इन शॉर्ट ये एक दिन हमारे जो एडिटर थे उन्होंने बड़े परेशान हो गए। उन्होंने बोला यार मैं बड़ा परेशान। तो हमने पूछा कि क्या हो गया? कह रहे यार आई हैव अ बीजेपी रिपोर्टर,
I have a Congress reporter, but I don't have a political reporter. तो दिक्कत ये है कि ये जो विश्वसनीयता का जो सवाल है ना, ये पॉलिटिकल जर्नलिज्म से मेनली उभरा हुआ सवाल है। और पॉलिटिकल जर्नलिज्म में एक समस्या ये होती है कि ये मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, मिडिल क्लास का व्यक्ति जब जाता है, जिसको कि कभी एक्सेस नहीं होती, जब वो इतने पावरफुल लोगों के आसपास घूमता है, और नेता जो होते हैं वो भी बड़े समझदार होते हैं, वो आपको ये गलत फहमी देने की कोशिश करते हैं, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, कि यार पार्टी तो हमारी तुम ही चला रहे हो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उनको लगता है कि पार्टी और सरकार जो है ना वो हम चला रहे हैं, और वो इस गलत फहमी में रहते हैं। राडिया टेप उसी से बना था ना, और राडिया टेप इसीलिए जैसे सरकार चलाने से चला था। हाँ, आप इसीलिए देखिए कि जो ट्विटर पे या उस पे जो है ना, जो यू हैव बीजेपी रिपोर्टर्स, यू हैव कांग्रेस रिपोर्टर्स, यू हैव लेफ्ट रिपोर्टर्स, ठीक है ना, और जो बाकी हमारे जैसे लोग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और फ्रीलांसिंग करते हैं। तो इसलिए जो है दिस इज द थिंग व्हिच हैज टू बी डन। और इसका एक सिंपल तरीका, छोटा सा तरीका है, आप हर 2 साल या 3 साल में बीट बदल दीजिए। जो पुराना सिस्टम होता था 60s में 70s में, क्यों क्रेडिबिलिटी मेंटेन थी। आज मैं बीजेपी कवर कर रहा हूँ, कल कांग्रेस करूंगा, परसों लेफ्ट करूंगा, तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं जुड़ता उसके अंदर। तो अब क्या है, जो कांग्रेस कवर कर रहा है वो 15 साल से कांग्रेस ही कवर कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि एक बेसिक तरीका जो है जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी जो है वो रिस्टोर करने का है। तो मुझे ये लगता है नहीं, उसमें अगर बीट बदला जाएगा तो रिपोर्टर पेपर बदली करेगा। हाँ सौरभ जी, आपके पार्टिंग कमेंट्स। हाँ रतन जी, मैं मानता हूं कि बैलेंसिंग ऑफ जर्नलिज्म, न्यूट्रल जर्नलिज्म, एक तटस्थ पत्रकारिता हो ही नहीं सकती। देखिए, जर्नलिज्म के 2 एस्पेक्ट है, एक रिपोर्टिंग है, एक एनालिसिस है। रिपोर्टिंग में 100% न्यूट्रलिज्म चाहिए। रिपोर्टिंग में अगर आप किसके ऊपर आक्षेप करते हैं तो उनका जवाब भी होना चाहिए। रिपोर्टिंग में अगर समझो कि रिक्शा उछल गई तो आपको रिक्शा ही लिखना चाहिए, ट्रक नहीं लिखना चाहिए। रिपोर्टिंग में आपको कोई ओपिनियन देना नहीं है, जो हुआ है उसकी ही बात आपको करनी चाहिए। लेकिन जब एनालिसिस की बात आए तब आप बैलेंसिंग नहीं कर सकते, तब आप न्यूट्रल जर्नलिज्म नहीं कर सकते। बहुत हो गया। पुराने जमाने में हम कहते थे, हमारे बहुत बड़े एडिटर थे, भाऊ तुरसेकर को याद होंगे, हरिंद्र दवे करके, जन्मोई प्रवासी और जन्मोई के एडिटर थे। उनके हर एक एडिटोरियल के नीचे था कि ये बात भी है, वो बात भी है, अभी क्या सच है वो तो समय ही बताएगा। अरे भैया, पाठक पढ़ते हैं आपको, इसलिए वो समय की बात नहीं कर रहे हैं। पाठक पढ़ते हैं कि ये एडिटर क्या कर रहे हैं, ये सच है कि ये नहीं। तो मैं मानता हूं कि जब विश्लेषण करते हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं, तब हमें जो सच लगता है, हमें जो अच्छा लगता है, उसका पक्ष लेना चाहिए। वहां पर मंकी बैलेंसिंग या न्यूट्रलिज्म नहीं करना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं कि वहां पर बैलेंसिंग करते हैं और रिपोर्टिंग में पूरा का पूरा एजेंडा चलाते हैं। मैं लास्ट में आपको एक एनेक्डोट बताता हूँ। ये 27 फरवरी में जो हुआ गोधरा में, तो मैंने डिसाइड किया इमीडिएटली 1 घंटे में कि मैं मेरे रिपोर्टर्स को भेज रहा हूँ। तो मेरे पास एक हिंदू रिपोर्टर था, विरल शाह करके। मैंने सूरत के हमारे कॉरेस्पोंडेंट थे मिड डे गुजराती के, आरिफ नालबन, उनको भी तैयार किया कि यहाँ से विरल शाह निकल रहा है, ये फलां ट्रेन में, तुम वो डिब्बे में सूरत से चढ़ जाओ और गोधरा पहुंचो। तो मैंने रिपोर्टिंग के लिए एक हिंदू रिपोर्टर भी भेजा, एक मुस्लिम रिपोर्टर भी भेजा, और वो लोगों ने जो बातें कही वो मैंने छाप दी, क्योंकि वो रिपोर्टिंग था। रिपोर्टिंग में जो जैसे ही बात आती है वो आपको कहना चाहिए, लेकिन मेरा इंडिविजुअल व्यू एक अलग है, वो मैं रिपोर्ट में नहीं डालूंगा, वो एनालिसिस में डालूंगा। तो ये बात काफी पत्रकार, काफी एडिटर, काफी मालिक समझना चाहते नहीं है। वो लोग रिपोर्टिंग में एक तरफा करते हैं और एनालिसिस में बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। रिपोर्टिंग हैज टू बी न्यूट्रल, एनालिसिस हैज टू बी ऑन वन साइड। आप रेप का किस्सा है और एनालिसिस करते हैं, तो क्या आप रेपिस्ट का भी पक्ष लेंगे क्या, कि भी हाँ वो तो क्या करेंगे, वो 4 महीने से पत्नी को मिला नहीं था वगैरह वगैरह। नहीं, ये मंकी बैलेंसिंग है जो पॉलिटिकल एनालिसिस में कर रहे हैं लोग, तटस्थता के नाम में, न्यूट्रलिज्म के नाम के।
तो मैं मानता हूं कि जब तक एनालिसिस का सवाल है, विश्लेषण का सवाल है, राजकीय विश्लेषण का सवाल है, किसी भी सब्जेक्ट के विश्लेषण का सवाल है, तो विश्लेषक को, एनालिस्ट को, पॉलिटिकल एनालिस्ट को जो सच लगता है, जो सही लगता है, जो अच्छा लगता है, उसका पक्ष निर्भय होकर लेना ही चाहिए। मुझ में ऐसा लगता है कि सिर्फ समस्या ये है कि जो खुद को न्यूट्रल बताते हैं वास्तव में बायस्ड होते हैं, अपनी न्यूट्रलिटी के नाम पे बायस बेचते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा और ये बात पूरी करूंगा। अर्णब गोस्वामी से बात चल रही थी, जो टाइम्स नाउ से निकले थे और अपना चैनल बनाने की सोच रहे थे, तो कहने लगे कि मैं जब टीवी चैनल में जॉब के लिए गया तो मुझे उसके महान एडिटर, में नाम नहीं लूंगा, बड़े जाने माने टॉप एडिटर उस समय टॉप चैनल, उसने कहा कि यू यंग गाइज, यू मस्ट रिपोर्ट, यू मस्ट गिव द न्यूज एंड नथिंग एल्स। तो बोला, मैंने सोचा कि अगर मैं न्यूज देने ही बैठा हूँ, मैं अपनी बात नहीं रखता हूँ, समाज को बताने के लिए कोई बात नहीं रखता हूँ, तो मैं जर्नलिज्म में कर क्या रहा हूँ? 30 साल बाद मैं अपने बच्चों को, समाज को मैं क्या कहूंगा कि मैं जर्नलिज्म में था, 30 साल मैंने क्या किया? तो मुझे बेचे विचार रखूंगा मैं तो विचार रखना ऑनेस्टी के साथ कि ये गलत है, ये सही है, और विचार रखना उसको आइडिया, उसको न्यूट्रलिटी के एक बुरके के अंदर अपने विचार बिल्कुल रखना, जो जबकि ऐसे बहुत सारे टीवी चैनल और कई जर्नलिस्ट करते रहते हैं। दैट इज द बेसिक रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई बिलीव, कि हम ऑनेस्टली अपनी बात नहीं रखते। हम न्यूट्रलिटी के नाम पे बायस रखते हैं, और जो खुल के विचार रखता है उसको कहते हैं बायस्ड है। तो ये जो डिप्लिसिटी है अपने व्यवहार में मीडिया के अंदर, उसके कारण मेरा ख्याल है कि विश्वसनीयता का इश्यू खड़ा होता है। भाऊ सबसे सीनियर है, आखिर का 1 मिनट, भाऊ आपको जो कहना आप कह सकते नहीं, मुझे भी सौरभ साहब जो बोलते हैं बिल्कुल सही लगता है कि जब विश्लेषण करते हैं तो जो सही है वो बायस नहीं होना चाहिए, सही है वो, तो वो बैलेंस नहीं हो सकता। सच्चाई तो सच्चाई होती है, वो बैलेंस करने की जरूरत नहीं। जैसे तो फिर तो हम शरद पवार बन गए कि आप एक ही धर्म के लोग क्यों पकड़ रहे हो, यानी सामने वाले ने दंगा नहीं किया फिर भी उसको पकड़ो, बैलेंस करो। ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जर्नलिज्म करियर बन गए, ये प्रॉब्लम है मेरी। वो डिवोशन है नहीं, करियर हो गया। जैसे मैं मानता हूँ कि पुराने जमाने में टीचर होते थे, उनको वेतन पगार कितनी मिलती थी, लेकिन कितना अच्छा पढ़ाते थे। अब वो वेतन मिलता है, उतना पगार है, इसलिए टीचर होना है, तो वही सब खत्म होता है। करियर जब बनता है तब खत्म हो जाता है। ये डिवोशन का एक पेशा है, डॉक्टर हो, वकील हो, या टीचर हो, या जर्नलिज्म हो, ये डिवोशन का पेशा है, वो करियर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया। मुझे लगता है जितना हमें आनंद आया होगा, इतना ही बाकी सबके आनंद आया होगा, आनंद आएगा जब वे देखेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया समय आपने इतने बिजी और सीनियर लोग होते हुए थे, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।